वहीं से उसे फॉरेन ऑफिस की मार्फत कराची भेजा गया था। मेरे लिए स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का नाम नया नहीं था। इसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ शोरशें बर्पा करने के लिए तैयार किया गया था। इंडियन एसएसबी को इसराइली सीक्रेट सर्विस, मोसाद और अमेरिका से CIA का करीबी ताउन हासिल था। इस वक्त तक धनराज और मेजर बख्शी के दरमियान किसी गठजोड़ के बारे में कोई शहादत नहीं मिल सकी थी, मगर मैं अंदाजा लगा सकता था कि मेजर बख्शी ने उमरकोट में राज खानदान की मुमताज समाजी हैसियत और कराची में धनराज के वसी मरासम को अपने मफादात के लिए जरूरी इस्तेमाल किया होगा। कमजोर किरदार के हामिल लोगों को अपने चुंगल में फांसने के लिए 3W यानी वेल्थ, वाइन एंड वुमन या दौलत, शराब और औरत जैसे तीनों मुअस्सर हरबे धनराज की दस्तरस में थे। मेजर बख्शी उसके इन वसाइल से इस्तेफादा न करता तो अपने फराइज से इन इराफ का मुर्तकिब होता। मेरी निगाहों में धनराज की अहमियत यक ब यक बढ़ गई। फिलहाल गाड़ी यूं ही चलने दो। अव्वल खान ने मेरी दिलचस्पी को भांपते हुए कहा, चंद रोज में मेरे आदमी कुछ ठोस मवाद इकट्ठा कर लेंगी, इसके बाद इन दोनों को देख लिया जाएगा। तुम भूल रहे हो कि हमें दुश्मन के खिलाफ किसी मवाद की जरूरत नहीं होती, बस ये यकीन होना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है। काम फौरन शुरू हो जाता है। एक वक्त में कई दुश्मनों से भिड़ना मसलहत के खिलाफ होता है। मसलहत के मुकाबले में जरूरत ज्यादा अहम होती है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मेरे ज़हन में रह रहकर यह बात चुभ रही है कि ओब्रायन ने मुझे अचानक धनराज के हवाले क्यों कर दिया। अब मेजर बख्शी और ओब्रायन के ओहदों पर गौर करो तो तुम्हें धनराज दरमियानी राब्ते का अहम आदमी नजर आएगा। CIA और रा का गठजोड़ नया नहीं है। पाकिस्तान में ये दोनों इदारे शाना बचाना काम करते हैं। अब भी ऐसा ही हो रहा होगा। दोनों में से किसी एक की कमर तोड़ दी जाए तो दूसरा खुद ब खुद बसपा हो जाएगा। ओब्रायन के खिलाफ तुमको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अपनी तवज्जो उसी पर मरकूज रखो। ओब्रायन के होशो हवास पर 4 लाशें मुसल्लत हैं। मेरे लिए धनराज ज्यादा अहम हो चुका है, मैंने पुरख्याल लहजे में जवाब दिया। शायद इसलिए कि ओब्रायन और ब्लैकी तुम्हें उसके हवाले करके अचानक दरमियान में से निकल गए हैं। वीरा ने इस्तफसार तलब लहजा में कहा, फिलहाल यही समझ लो। मैंने बहस में उलझने के बजाय मुख्तसरन कहा, आप इसके खिलाफ क्या करना चाह रहे हैं? गजाला ने तशवीश से पूछा। कुछ भी नहीं, अभी उससे पींगे बढ़ाने का इरादा है ताकि उसका असल चेहरा मेरे सामने आ सके। मुमकिन हुआ तो मेजर बख्शी को भी टटोला जाएगा। मिल बैठने की हद तक तुम्हें इजाजत दी जा सकती है। अव्वल खान ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, वो खुद भी यही चाहता है। मैंने शुक्रिया में सर को हल्की सी जुम्बश देकर फोन का रिसीवर उठा लिया। धनराज के दिए हुए रुक्के पर उसके कमरे का एक फोन नंबर डायरेक्ट था, दूसरे नंबर ऑपरेटर के जरिए कमरे से मिलाए जा सकते थे। मैंने उसका डायरेक्ट नंबर मिलाया। फोन उठाने वाली की आवाज बहुत दिलकश और होशरुबा थी। उसकी जुबान से ढलकते हुए अल्फाज सुनकर ही अंदाजा हो गया था कि वो धनराज के साथ महनोशी कर रही थी। औरत के इसरार पर भी मैंने अपना नाम नहीं बताया और धनराज से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। चंद सानियों बाद वो फोन पर आ गया। मेरी आवाज पहचानते ही उसने खुशी से हल्का सा कहका लगाया और कहा, दिन की तपती हुई धूप में चाहे तुम्हें मेरी पेशकश बुरी लगी थी, अब कैसे याद किया है? मैं मुसलसल तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ, मैंने उलझन अमेज आवाज में कहा। यह बताओ कि तुमसे मुलाकात कब हो सकती है? इस वक्त की मुआफी चाहता हूँ, कल का कोई वक्त रख लो। जवाब आया। 4 बजे शाम के बारे में क्या ख्याल है? मैंने नरमी से पूछा। हाँ, इकरार करते करते वो एकदम चौंक पड़ा। शाम के बजाय तुम सुबह 11 बजे आ जाओ तो तुम्हारी मुलाकात एक मजेदार दोस्त से कराऊंगा। मर्द है या औरत है? मैंने गजाला की तरफ देखते हुए मोहतात लहजा में सवाल किया। ये कल ही पता चलेगा। आ सकते हो तो 11 बजे चले आओ। वो ओब्रायन की तरह तंग मिजाज नहीं था। डन। मैंने लम्हा भर में उसका मुजव्वजा प्रोग्राम कबूल कर लिया। अब तुम अपनी सवेटी के साथ ऐश करो, मैं तुम्हारा मजीद वक्त नहीं लूंगा। थैंक यू यार, तुम वाकई ग्रेट हो। उसकी तहसीन अमेज आवाज सुनकर मैंने फोन बंद कर दिया। धनराज से बात करके मुझे खुशी हुई थी कि वो बेतकल्लुफ और यार बाश आदमी था। ओब्रायन तहक्कुम के साथ दूसरों की तजलील करने का भी आदी था। उस रात हम देर तक सुल्तान शाह का इंतजार करते रहे, लेकिन वो वापस नहीं आया। 12 बजे मायूस हो गया था मैं। मुझे इल्म था कि पठान कॉलोनी में उसके कबीले और बरादरी के कुछ लोग रहते हैं जिनसे वो कभी कभी मिलता रहता था। शायद उसने वही डेरा डाल दिया था। रोशनियां गुल करने के बाद नींद आने से पहले मैंने फैसला किया था कि सुबह मैं किसी मुहाफिज या निगरान के बगैर बिल्कुल यकोतनहा धनराज से मिलने जाऊंगा। अगली सुबह मेरी छठी हिस्स कुछ ज्यादा ही फाल थी। मैं ओब्रायन से मिलने के लिए उसके घर गया था, जहाँ हिफाजत और आने वालों की जामा तलाशी का खुदकार इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम नस्ब था, जबकि धनराज से मेरी मुलाकात होटल के एक कमरे में होने वाली थी।
जहां ऐसी रुकावटों का कोई इम्कान नहीं था। फिर भी मैंने चलने से कबल भीमगन जेब से निकालकर वीरा को थमा दी। तो क्या बिल्कुल खाली हाथ जाओगे वहां? वीरा ने भीमगन लेकर हैर से पूछा। मैं वहां लड़ने नहीं, मुज़ाकरात करने जा रहा हूँ। तुम ही लोगों ने मुझे किसी भी महज आराई से रोका हुआ है। मैंने उसकी कही हुई बात याद दिलाई। अगर उसके दिल में कोई शरारत आ गई तो तुम क्या करोगे? वीरा दोबारा बोल पड़ी। वो शरारत पर आमादा है तो वहां नफरी भी ज्यादा होगी। भीमगन से मैं कितने आदमियों को गिरा सकूंगा? आखिरकार वो मुझे जेर कर ही लेंगे। हैरत है कि इस वक्त तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वीरा जिज़्ब होकर बोली। जब तक मेरा बाजू बिल्कुल सेहतमंद नहीं हो जाता, मैंने अफसानवी खुशफहमियों से दूर रहने का फैसला कर लिया है। वो शरारत पर आमादा हुआ तब भी मेरा नहत्ता होना मेरे हक में जाएगा। अपनी तरजीहात को तुम खुद ही समझ सकते हो। वो बेबसी से शाने उचका कर रहेगी। अव्वल खान ने अपनी गाड़ी में मुझे ऐसी जगह छोड़ा जहां खाली टैक्सी मौजूद थी। मुझसे अलविदा कहकर शाहराह फैसल के आगाज पर वाक़ कसीरुल मंजिला होटल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मैंने एक मरतबा फिर अपनी हिकमत अमली पर गौर किया। मेरा वो मिशन सुलह का मिशन था। धनराज के इरादे कुछ भी होते, मेरी सलामती को कोई संगीन खतरा लाहक नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं कर्नल जमाल दस्ती था, STF का एक ऐसा अफसर जो जिंदगी की यकसानियत से उकताकर डैनी की गिरफ्तारी में मदद देने और मुकर्रा इनाम हासिल करने का ख्वाहा था। इसके लिए सारी अहमियत डैनी की थी। जमाल दस्ती को मारकर वो इस इम्कान को ख़त्म नहीं कर सकता था। होटल की बालाई मंजिल तक गए हुए ड्राइव वे पर मैंने टैक्सी छोड़ी और हाल में दाखिल होकर इंटरकॉम की तरफ बढ़ गया। मेरे इर्द गिर्द होटल का निखरा हुआ तरोताज़ा माहौल था। मैंने ठीक 11 बजे धनराज को फ़ोन किया। वो खुश हुआ कि मैं वक्त का पाबंद था। मेरी हल्की सी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खुल गया। इस वक्त मुझे धनराज के मुस्कुराते हुए चेहरे पर कोई गुस्सा नजर नहीं आया। मैं अंदर दाखिल हो गया। 5वीं मंजिल का वो कमरा मुख्तसर सा स्वीट था। आगे 5 नफरी नशिस्तों की गुंजाइश के साथ एक आरास्ता ड्राइंग रूम था। इसके पीछे दोहरी ख्वाबगाह थी। धनराज मुझे लेकर ख्वाबगाह में बढ़ता चला गया। वह सोफे पर एक और शख्स विराजमान था। वो दरमियानी उम्र का एक संजीदा रूह शख्स था जिसकी आंखों से जहानत झलक रही थी। वो हल्के कपड़े के ग्रे सूट में मलबूस था। मुझे देखते ही उसने अपनी नशिस्त छोड़ दी। कर्नल जमाल दस्ती और ये मेरे दोस्त मेजर बख्शी हैं। धनराज ने तारुफ कराया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी खोपड़ी के कभी हिस्से में यकायक कुछ धमाका हुआ हो। मेरे सानों गुमान में भी नहीं था कि मेजर बख्शी से यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी। सर, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने तबाक से हाथ मिलाते हुए अंग्रेजी में जो लब लहजा इख्तियार किया वो तुम की बजाय आपके जुमरे में शुमार होता था। तुम कहाँ किस यूनिट में होते हो? मैंने बिल्कुल अनजान बनते हुए नरमी से पूछा। सर, मैं इंडियन आर्मी में हुआ करता था। वहां से कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने एक हल्का सा कहका लगाया। इंडियन आर्मी? फिर ये सर वर्क का तकल्लुफ छोड़ो। हम सब बराबर के दोस्त हैं, बेतकल्लुफी से बात करो। सर, रैंक होता है आर्मी में, हमें बस डिसिप्लिन ही तो सिखाया जाता है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मैं कैडेट ऑफिसर हुआ करता था और ड्रिल के दौरान में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर सर कहकर अपने मुगलजात से मेरा सीना चलनी कर दिया करता था। इसके इखलाक ने मुझे मुतासर किया। यह भी मुमकिन था कि मुझे फूंक देकर किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा लिए बैठा हो। बहरहाल उसकी बातें मुखातिब का दिल मोह लेने वाली थीं। अब हम दोनों वर्दी उतार चुके हैं, धनराज के दोस्त हैं, बराबरी से बैठे हुए हैं। मैं तकल्लुफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात पूरी करके मैं हंसने लगा। इन दोनों ने भी पूरी फराख दिली से मेरा साथ दिया और देर तक हंसते रहे। हुक्म है तो मैं इसकी तामील पर मजबूर हूँ। मेजर बख्शी बोला, तुम क्या पीना पसंद करोगे? इस वक्त सिर्फ चाय। मैंने दोनों के तपाई पर रखे हुए गिलासों पर नजर डालते हुए कहा, मैं दिन में अल्कोहल से परहेज करता हूँ। यह मेरी पुरानी आदत है। भारत में मेरा भी यही असूल हुआ करता था। पाकिस्तान में जब और जहाँ मिल जाए पी लेता हूँ। तुम्हारे मुल्क में यह पाबंदी बड़ी अजीब सी है। मुसलमान का पीना हराम और जुर्म है, मगर लाखों पीते हैं। गैर मुल्कियों और सफारतकारों को कानून से इस्तिस्ना मिला हुआ है। ड्यूटी अदा किए बगैर जितनी चाहो मंगवा सकते हो। फिर अपना असूल क्यों तोड़ते हो? मुफ्त के पीने का मजा ही कुछ और है। यहाँ बहुत कम मेजबान धन की तरह अल्कोहल पेश करते हैं, उसने कहा और फिर अल्फाज हल्के फुल्के कैकों में खुलते चले गए। धनराज ने रूम सर्विस को फोन पर चाय का ऑर्डर दिया। चाय आने तक इधर उधर की हल्की फुल्की बातें होती रहीं। फिर मेजर बख्शी ने अचानक ही पहलू बदल कर एक संगीन मौजू छेड़ दिया। मुझे धन से ये जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान की STF में तुम जैसे बाज़मीर लोग भी मौजूद हैं जो कानून से मावरा इक़दामात से नफरत करते हैं। वो तारीफी लहजा में कह रहा था। मैंने अपनी इस्तफसार तलब निगाहें धनराज के चेहरे पर मरकूज कर दी। क्या मेजर बख्शी भी हमारे मामलात में किसी किस्म का दखल रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धनराज ने जल्दी से कहा। मेजर बख्शी मेरे पुराने करम फरमा हैं।
ओब्रायन से भी इनके गहरे ذاتی मरासम है। क्या मेरी दखल अंदाजी तुम्हें नागवार गुजरी है? मेजर बख्शी ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से सवाल किया। मैं अपने अल्फाज वापस ले सकता हूँ? हरगिज नहीं। मैंने उसी की तरह पूरे इखलाक के साथ उसके सवाल की तरदीद की। ये बहुत नाजुक मामलात हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि मैं किसी गैर मुतल्लिक आदमी के सामने तो नहीं हूँ। मेजर बख्शी ने सिगरेट सुलगाई, गिलास से एक घूंट लिया और आगे झुकते हुए कहा, कर्नल अब ओब्रायन इस मामले से बिल्कुल बाहर है। पूरी डील हम तीनों के दरमियान होगी। ओबी से सारे मामलात तय हो चुके थे। मैंने हैरत से कहा, उसे इस तब्दीली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो बहुत तजर्बेकार आदमी है। उसे भारत से पाकिस्तानियों की अदावत का खूब अंदाजा है। उसने सोचा होगा कि तुम अपने से जूनियर एक इंडियन आर्मी अफीसर का जिक्र सुनकर भड़क ना जाओ। उसने अपने आदमी के जरिए तुम्हें धनराज से मुतारिफ कराया और अब मैं सामने हूँ। तुम या धनराज? मैंने गंभीर संजीदगी से पूछा। तुम्हें बड़ा कौन है? तुम्हारा राब्ता धनराज से रहेगा। हदायत मेरी होंगी। शराइत यूं कि तू है। 20 लाख डॉलर और ग्रीन कार्ड तुम्हारे मुंतजिर हैं। वो मतानत से बोला, मैं कोई राह चलता आदमी नहीं हूँ। मैंने मुतफक्किराना अंदाज में कहा, एक अहम एजेंसी में जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हूँ। ओब्रायन को मुझे तब्दीलियों के बारे में ब्रीफ करना चाहिए था। इस नुक्ते पर तुम्हारा इसरार बजा है, मगर इसका अंदेशा भी बेबुनियाद नहीं था। जरूरी नहीं था कि अमेरिका के लिए काम करने वाला भारत के लिए भी काम करने पर आमादा हो। तो क्या भारत भी डैनी के सर का ख्वाहां है? मैंने हैरत से पूछा। अमेरिका के लिए? उसने मेरी तस्दीक की। ओब्रायन से तुम्हारे मामले में एक संगीन गलती हुई और उसे तुमसे बिल्कुल अलग हो जाने का हुक्म दे दिया गया। तुम डैनी के खिलाफ उसकी सबसे बड़ी उम्मीद हो। वो तुम इतनी आसानी से फरामोश नहीं कर सकेगा। उसने जाती सतह पर मुझसे बात की और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। नतीजा तुम्हारे सामने है। उसने मेरे खिलाफ दफ्तर खारजा में शिकायत करके मेरे साथ बहुत ज्यादती की। बिगड़ी उसाक बहाल करने में मुझे दांतों पसीना आ जाएगा। शिकायत करके सबसे बड़ी गलती की गई। तुम्हारे दबाव पर शिकायत की वापसी दूसरी बड़ी गलती थी। उसके ऊपर वाले उसे डैनी जैसे 2 टके के आदमी के लिए कुर्बान नहीं कर सकते थे। वो आज नहीं तो कल मारा जाएगा। ओब्रायन का काम कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ा सकेगा। ओब्रायन तो कह रहा था कि डैनी की मौत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। मैंने अनजान बनकर हैरत से कहा, मैं भी यही कहता हूं, लेकिन ओब्रायन की बताई हुई दूसरी बातें तुम भूल रहे हो। हमालिया के जुनूब में एक अजीम तर रियासत ओब्रायन का बुनियादी मिशन है। वो तुमसे मुसलसल राब्ते में रहता तो उसके सितारे गर्दिश में आ सकते थे। वाशिंगटन वालों ने उसे बचा लिया। डैनी तो वो अमेरिका जैसी आलमी कुव्वत से टकरा कर कितने दिन पनप सकेगा? वह हाथी की दुम पर अपना पूरा जोर लगाती हुई मक्खी से भी ज्यादा गया गुजरा है। उसके लिए हम तीनों मौत के फरिश्ते साबित होंगे। मुझे खुशी है कि तुम ओब्रायन की कही हुई बात से वाकिफ हो। अब मैं तुमसे ज्यादा खुलकर बात कर सकूंगा। मैंने इत्मीनान का इजहार करते हुए जवाब दिया। वो अपने मिशन की राह में STF और डैनी को बड़ी रुकावटें करार दे रहा था। वो इसकी जाती सोच है। वाशिंगटन में बैठे हुए मंसूबा साज इन दोनों को इतनी अहमियत नहीं देते। तुम हमारे साथ हो। ये STF और डैनी की बर्बादी की इब्तिदा है। ओब्रायन मुझे बता रहा था कि 21वीं सदी के अवाइल तक वजूद में आने वाली नई एशियाई रियासत का नाम पाकिस्तान भी हो सकता है। मैंने कहा, यह उसके तजर्बे और मर्दम शनासी की बात रही होगी। तुम अंदर से बहरहाल पाकिस्तानी हो। इसने तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा कह दिया होगा। वैसे भी वो वक्त अभी 8-10 बरस दूर है। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, इसकी जगह तुमने ले ली है। तुमको मालूम होगा कि एक नाम रियासत मुत्तहिदा एशिया भी ज़ेर गौर है। मैंने पाकिस्तान और भारत के चक्कर में उलझे बगैर उस मंसूबे के मजीद खदोखाल से वाकिफ होने की नीयत से एक अमूमी सवाल किया। अमेरिकियों के लिए नई रियासत का नाम गैर अहम होगा? उसने ओब्रायन की कही हुई बात दोहराई, मगर उनको इलाके की अक्सरियत की नफ्सियात को मद्देनजर रखना होगा। भारत की आबादी इलाके के दूसरे तमाम मुल्कों की मजबूरी आबादी से भी ज्यादा है। इनके लिए भारत ही बेहतर नाम होगा। और यह भी एक असूल है। धनराज ने हमारी गुफ्तगू में पहली मर्तबा दखल दिया। छोटी इकाइयां बड़े वजूद में जम होकर इसका हिस्सा बन जाती हैं। दरिया सिंध में मिलने वाले न जाने कितने दरिया पहाड़ों और मैदानों में अपनी शनाख्त खो बैठते हैं। सब मिलकर भारत या फिर अखंड भारत कहलाएंगे। मैं धनराज की हर्जा सराई पर दिल ही दिल में पीछो ताप खा के रह गया। उमरकोट की वसीओ आरीज जागीरों पर पलने वाला वो अमीर ज़ादा पाकिस्तान में रहकर भी पाकिस्तानी नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर हिंदू ताज्जुब की छाप इतनी गहरी थी कि वो कराची में रहकर अखंड भारत के ख्वाब देख रहा था। वो बातें जाहिर करने वाली नहीं थी। मैंने लाताल्लुकाना अंदाज में कहा, सही फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। मैं नई रियासत के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान खूनरेज तसादुम की पेशगोई जरूर कर सकता हूँ। तुम जैसे संजीदा, बुर्दबार और गैर जज्बाती मुसलमान दूसरों को घायल करेंगे। मेजर बख्शी ने जोर देकर कहा, नाम हर इलाके और तहजीब की तारीखी शनाख्त होता है। जब पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था तो पूरे भारत पर सदियों मुसलमान हुक्मरान रहे।
आने वाले वक्त में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आज बांग्लादेश की मुसलमान आबादी पाकिस्तान से ज्यादा है। नाम पर इनके दावे को कौन मुस्तरद करेगा? मुझे इन बातों से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैंने चाय की प्याली खाली करके उकतार से कहा, इस बुरे वक्त से बहुत पहले मैं अमेरिकी शहरी बन चुका होगा। इसे बुरा वक्त मत कहो, हम दिल से इस मुबारक घड़ी के मुंतजिर हैं जब ये छोटी छोटी लंगड़ी लूली और मफलूकुल हाल रियासतें एक लड़ी बन जाएंगी। तुम्हें इल्म नहीं कि जिन कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान और भारत ने करोड़ों इंसानों के पेट पर पत्थर बांधकर इन्हें बारूद के ढेरों पर बिठा दिया है, वो इलाके की कुल आबादी के 1% से भी बहुत कम, यानी उसका 7वां हिस्सा है। मुझे हैरत हुई कि मेजर बख्शी अपने दोस्त ओब्रायन की बोली बोल रहा था। ये बात जाहिर कर रही थी कि अमेरिका का वो मंसूबा भारत की रजामंदी से तैयार हुआ था। इस साजिश का ईंधन बनने वाले दूसरे मुल्क अपने सरों पर मंडलाते हुए तारीख सायों से बेखबर थे। फिर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने बख्शी के अल्फाज की तलखी को पी कर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे खुशी है कि हमारी आज की मुलाकात कामयाब रही, क्योंकि तुम गैर मुसल्ला होकर यहाँ आए हो। तुम्हारी नीयत साफ ना होती तो बातों की इब्तदा इतनी खुशगवार ना होती। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं निहत्था हूँ? मैंने हैरत से सवाल किया। दराज यहाँ आता है तो कमरे में अपने बग लगा देता है। आज के दौर में खलाई आंख से सहरा में गिरी हुई सुई देखी जा सकती है, तो हथियारों का पता चलाना क्या मुश्किल है? तुमने सही कहा था, मैंने धनराज से मुखातिब होकर कहा। मेजर बख्शी वाकई बहुत दिलचस्प और मजलसी आदमी है। इसके सामने तुम्हें चुप लगी हुई है। मैं रवादारी और एहतराम से काम लेने का आदी हूँ, वो हंस कर बोला। काम की बातों में गैर ज़रूरी दखल अंदाजी से हमेशा गुरेज करता हूँ। गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो मैं इजाजत चाहूंगा, मैंने सोफे के सिरे पर सिर कर कहा। मेजर बख्शी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसकी तकलीद की। तुमसे बराह रास्त राब्ते का कोई जरिया मुमकिन होगा? मैंने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा। कौंसल खाने के ऑपरेटर के जरिए मुझसे दफ्तर में बात हो सकती है, मगर मैं इससे इज्तनाब का मशवरा दूंगा। ओबरायन की गलती की वजह से शायद अब भी तुम पर निगाह रखी जा रही हो। मैं किसी स्कैंडल में मुलव्वस होना पसंद नहीं करूंगा। वो दोनों दरवाजे तक मुझे रुखसत करने आए। अपने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मैंने अपनी रफ्तार कदरे तेज कर दी। मेरे ज़हन में गम और गुस्से की आंधियां से चल रही थी। अमरीकी और भारतीय हुकाम अपनी पैर दर पैर नाकामियों के बावजूद नहायत मुस्तकिल मिजाजी से पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए थे, और हर बार इनकी कोशिशों में ज्यादा शिद्दत पैदा होती जा रही थी। मुझे यकीन था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से समतों से काम कर रहे थे। कुछ पहलू हमारे हाथों बेनकाब हो चुके थे, लेकिन इनके लगाए हुए बाज पौधे बदयानत और कायन रियासती मुलाजमीन के हाथों परवान चढ़ रहे थे। मैंने मंसूबे की तकमील के बारे में अंधेरे में जो तीर चलाया था वो सही निशाने पर लगा था। मेजर बख्शी ने 8-10 साल का तयन करके ये बात वाजे कर दी थी कि 20वीं सदी के इख्तिताम से नई सदी के आगाज के दरमियान अमरीकी हुक्मरान एशिया में नए जोग्राफियाई नक्शे नफाज के लिए जाफशानी से काम कर रहे थे। पाकिस्तान में उनका कलीदी मोहरा ओबरायन था। जहां हमारे बहुत से राज दुश्मनों से पोशीदा थे, वहां बाज बातें खुल भी चुकी थी। मैं होटल से सीधा स्टेशन 4 रवाना हो गया। वहां सुल्तान शाह का कोई पता नहीं था। तशवीश की बात यह थी कि उस अहमक ने रस्सी तुड़वा कर भागने के बाद फोन पर भी कोई राब्ता नहीं किया था। जान और एडी ने खट्टूमल पर कातलाना हमले में जिस उजलत का मुजाहिरा किया था वो इस वक्त हैरतनाक महसूस हुई थी, लेकिन जान ने बता दिया था कि खट्टूमल ने ओबरायन डिसेंट का नाम लेकर एक नाकाबिले मुआफी जुर्म किया था, क्योंकि अमरीकी पाकिस्तान से उसकी वापसी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। ओबरायन को बचाने के लिए पहले खट्टूमल के साथ 4 अमरीकी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और इस बार वक्त ने यह भी कर दिखाया था कि अपनी बिछाई हुई बसात पर ओबरायन को बरकरार रखने के लिए अमरीकियों ने मुझे डैनी की हैसियत में भूल जाने का आर्जी फैसला कर लिया था। जब वे तुम्हें तुम्हारे मुंह पर 2 टके का आदमी करार दे रहे थे तो तुम्हें बुरा महसूस नहीं हुआ था? वीरा ने पूरी कथा सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए सवाल किया। इसका अपने बयानात में तजाद है। गजाला ने मेरी हमायत की। एक तरफ इन्हें 2 टके का आदमी कह रहा था तो दूसरी तरफ है उनकी गिरफ्तारी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू भी करार दे रहा था। मेजर बख्शी का पहला मुतालबा अब भी यही है। ओबरायन पूरी सरकारी हमायत से काम कर रहा था। मेजर बख्शी जाती सतह पर उसके लिए मैदान में उतरा है। अव्वल खान ने कुछ सोचते हुए कहा, इन दोनों के लिए तुम मुस्तनद तौर पर कर्नल जमाल दस्ती का रूप धार चुके हो। हम डैनी की तरफ से आसानी से इनकी गर्दनें काट सकते हैं। तुम्हारी तरफ से आज फराहम किया जाने वाला गिलास उनको मजीद गुमराह कर देगा। वीरा ने कहका लगाया। मेरे लिए अब अफराज ज्यादा अहम नहीं रहे। मैंने अव्वल खान से कहा, असल जरूरत यह है कि इस इलाके में तब्दीलियों के बारे में इनका मास्टर प्लान उड़ाया जाए और फिर उसी के मुताबिक मरहलेवार तोड़ किया जाए, वरना यह सैलाब किसी भी वक्त सब कुछ बहा ले जाएगा। मास्टर प्लान तुम्हारे सामने है। तुम गैब की सूरत में इससे ज्यादा अहम दस्तावेज हासिल कर चुके हो।
इससे अमरीकियों का क्या बिगड़ा? चोर जब सीना जोरे पर उतर आए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। गैप का नाम आते ही मेरे ज़हन में कुछ तलखियां ताज़ा हो गई। वो अमरीकी सदर के दस्तखतों के साथ तैयार की गई एक शर्मनाक खुफिया दस्तावेज थी, जिसे मुस्तरद करने के लिए अमरीकियों ने नहायत भोंडा तरीका इख्तियार किया था और हमारे लिए वो किस्सा कटाई में पड़ गया था। गैप को हम भूल ही गए, वीरा ने फौरी तौर पर कहा। सरकारी सतह पर इसके लिए क्या बना? सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। गैर सरकारी तौर पर पाकिस्तानियों ने मुतलका दोस्त ममालिक को इस मुआहदे की नकलें फराहम करने के साथ असल भी दिखा दी। इसके बाद अपने अपने घर की खैर खबर लेना इन मुल्कों की जिम्मेदारी थी। अव्वल खान ने बताया, अमेरिका से वापसी के बाद हम यहाँ ऐसे उलझे कि वहाँ वालों को भूल ही गए। वीरा मुतासफाना लहजे में बोली। बहरहाल सलमेंडा की बातों पर तवज्जो दी जाने लगी थी। पता नहीं इसका क्या बना होगा। जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाओ, आगे की फिक्र करो। मैंने चिढ़कर कहा, वहाँ सिर्फ एक ही शख्सियत काबिल एहतराम है जिसे तुम नफरत करने लगी हो। गैर मुतवक्का तौर पर वीरा हंस पड़ी। जैनी ने तुम्हारा गुमराह कुन खाका बनवा कर वाकई बड़ा काम कर दिखाया था। मेरी रूस की दोस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। वो बातें मैंने तुम्हें जलाने के लिए कही थी। गजाला के सामने वीरा से इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू खतरनाक साबित हो सकती थी। मैंने अव्वल खान को मुतवज्जा करके जल्दी से मौजू बदल दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो? ओबरायन और मेजर बख्शी पर काम करना होगा। दोनों में से जो आसान नजर आए पहले उसे ठिकाने लगाया जाए, फिर दूसरे पर तवज्जा दी जाए। धनराज को तुमने माफ कर दिया? वीरा ने तंजिया पैराए में पूछा। धनराज एक मस्कीन मुजरिम है, उसकी गर्दन किसी भी वक्त नापी जा सकती है। इसे पकड़ने से दूसरे बड़े मुजरिम होशियार हो जाएंगे, गजाला बोली। अव्वल खान खुश हो गया था, इसीलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया। ओबरायन और बख्शी कैफे किरदार को पहुंच जाएं तो धनराज को भी देख लिया जाएगा। इसे किसी संगीन जुर्म में लंबी मुद्दत के लिए अंदर होना चाहिए। अचानक मौत से ऐसे मुजरिम हमेशा के लिए मजलूम बन जाते हैं और किसी को इनके संगीन जराइम का इल्म नहीं होता। मैंने अव्वल खान पर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बड़ी जरी जागीरों पर ढल, उशर, आबियाने और बिजली की चोरी जैसे जराइम का आम तौर से इर्तिकाब होता रहता है। अव्वल खान शहरों के साथ दही जिंदगी से भी किसी हद तक वाकिफ था। वो कह रहा था ऐसे ही किसी जुर्म में उसे अंदर करके बाद में दूसरे जराइम भी उगलवा लिए जाएंगे, मगर वो बाद का काम है। पहले असली फितनों का कला कमा होना चाहिए। इसी गुफ्तगू के दौरान में सुल्तान शाह पहुंचा। उसकी चमकती हुई आंखों से अजीब सी खुशी फूटी पड़ रही थी। वो आते ही कुर्सी पर गिर गया। कल से किसी खैर खबर के बगैर कहाँ मरे हुए थे तुम? उसकी खामोश मुस्कुराहट से चिढ़कर वीरा फट पड़ी। मैं भी तुम्हारे लिए फातिहा पढ़वाने वाली थी। तुम्हारी काली जुबान मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। वो फातिहाना लहजा में बोला। आज सुबह ही मैंने एक काली कुतिया का काम तमाम किया है। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी उसी के पास पहुंचा दूंगा। होश में रहकर बात करो, इसे काली कुतिया से मिला रहे हो। वीरा के बना होने से पहले ही अव्वल खान उसे डांट पिलाती। वीरा में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं थी कि अव्वल खान की तरफदारी उसका दिमाग ठंडा कर देती। वो गुर्राती हुई सुल्तान शाह के सर पर सवार होगी। काली कुतिया तुम किसे कह रहे हो? बताता हूँ। अपनी जगह पर जाकर बैठो। सुल्तान शाह वीरा के खराब तेवर देखकर बुरी तरह बौखला गया। वो स्टेशन 4 से निकला तो बहुत मायूसी, बददिली और बेबसी में मुब्तला था। उसके ज़हन में कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं था। वो स्टेशन 4 के हिसार से निकलकर शहर की भीड़ भाड़ में घुल मिलकर बेअमली के बढ़ते हुए एहसास से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मिनी बस में सवार होने के बाद उसे रह रह कर ओबरायन पर गुस्सा आता रहा, जिसने मुझे फांस कर सबको एक ज़हनी अजाब में मुब्तला किया हुआ था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि दूसरों के मशवरे के बरक्स वो किसी तरह ओबरायन के फ्लाइट पर कोई कार्रवाई करके उसे यूं हरासा करे कि वो अपनी चौकड़ी भूल जाए। इस दौरान में वो उसे मौत के घाट उतारने के बारे में भी सोचता रहा। सदर की भीड़ भाड़ में भी उसका दिल उचाट रहा। तन्हाई का एहसास उसे खाया जा रहा था।